नमस्कार दोस्तों, त्रिज्या व्यास यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज के हमारे टॉपिक का विषय है शिक्षकों का महत्व। मतलब एक गुरु है, एक शिक्षक है जो कितने मज़ेदार और आसान तरीके से विद्यार्थियों को पाठ पढ़ाते हैं। जी हाँ दोस्तों, सिखाना एक बहुत ही रिस्पॉन्सिबल, बहुत ही जिम्मेदारी भरा काम होता है। हम बाकी कुछ काम जो है वो अलग तरीके से कर सकते हैं, लेकिन ये जो सीखने सिखाने का जो काम है वो एक ज़िम्मेदारी का काम होता है। उसमें जिस हिसाब से हम सिखाते हैं सामने वाले को, जो विद्यार्थी होते हैं, तो वो एक बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी बन जाती है। तो दोस्तों, शिक्षक जो है वो एक विद्यार्थी के रूप में विद्यार्थी के जीवन में क्या महत्व रखता है ये तो हम सभी जानते हैं। उसके बारे में मैं कुछ और नहीं कहूँगा। शिक्षक का रोल एक व्यक्ति के जीवन में, उसके जीवन को उभारने में बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य करता है। अगर शिक्षकों का योगदान ना हो तो सोचिए एक व्यक्ति की विद्यार्थी दशा, उसके जो स्टडीज़ हैं वो कैसे अफेक्ट हो पाएंगे। तो ये बहुत ही बड़ी चीज़ है। मतलब माता पिता और भगवान के बाद जो बड़ी व्यक्ति हमारे जीवन में आती है, जो हमें हमारा जीवन उभारने में हमें मदद करती है, वो होती है गुरु, जो हमारे शिक्षक गण हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे कि शिक्षक जो है कैसे मज़ेदार और आसान तरीक़ों से अपने विद्यार्थियों को पाठ पढ़ाते हैं। मतलब इर्रिस्पेक्टिव ऑफ एनी सब्जेक्ट, मैथ्स हो, इतिहास हो, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, या फिर साइंस हो, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, एनीथिंग, सोशल साइंस हो, एनवायरमेंटल स्टडीज़ हो, भाषाएं हो, इंग्लिश, हिंदी, मराठी, संस्कृत, ये सारे विषय जो है उनमें कुछ ना कुछ टॉपिक जो होते हैं वो बहुत ही गहन होते हैं, जिन्हें समझना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जिन पर स्ट्रेट अवे जो लॉजिक्स हैं वो भी वर्क नहीं कर पाते। तो शिक्षक ऐसे कौन से मज़ेदार जो आइडियाज़ है वो लगाकर बहुत आसान तरीके से अपने विद्यार्थियों को पाठ पढ़ाते हैं। इस बारे में ये हमारा वीडियो है। तो दोस्तों, शिक्षकों के बारे में अगर देखा जाए तो जैसा एक जनरल ऑब्जर्वेशन है, कुछ शिक्षक हैं वो एक जो रेगुलर जो वे है, जो नॉर्मल वे जिसे हम कह सकते हैं, उस हिसाब से सिखाते हैं कि जैसे आए, पाठ पढ़ाया, उसके बारे में कुछ क्वेश्चंस हो तो उसका जवाब दिया और विद्यार्थियों के प्रश्नों का समाधान दे दिया। लेकिन इस तरीके से सभी पाठ जो है वो पढ़ाए नहीं जा सकते, वो सभी पाठ समझे नहीं जा सकते। विद्यार्थियों की दृष्टिकोण से अगर देखा जाए, देयर विल बी डाउट्स, मोर डाउट्स। कुछ ऐसे पाठ होते हैं जो सिर्फ पढ़कर सुनाने से या फिर उनके डिटेलिंग में जाने से नहीं हम समझ सकते। उसके लिए कुछ अलग स्टोरी, कुछ अलग कॉन्सेप्ट, कुछ अलग तरीके होते हैं जिनके ऊपर काम करके वो हम आसान तरीके से वो जो पाठ है, वो जो कॉन्सेप्ट है, वो विद्यार्थियों को समझा सकते हैं। तो ऐसी सलाहियतें, ऐसे जो स्किल्स हैं, वो डेवलप होने वाले जो शिक्षक हैं वो विद्यार्थी जीवन में बहुत ही बेहतरी लाते हैं और विद्यार्थियों को बहुत ही आसान तरीके से सभी जो चैप्टर्स हैं वो पढ़ाकर उनके विद्यार्थी दशा में, उनके जीवन में एक ऊंचाई देते हैं। तो दोस्तों, ऐसे कौन से उदाहरण हैं, जैसे कि मैंने पिछले जो एपिसोड में कहा था, पिछला जो हमारा एपिसोड था वो था शिक्षण का महत्व, हाउ एजुकेशन इज़ इम्पॉर्टेंट इन आवर लाइफ, जिसमें हमने जाना था कि रादर देन गोइंग फॉर थेरोटिकल एजुकेशन, थेरोटिकल लर्निंग जो हमें पुस्तकों के द्वारा मिल जाती है, तो हमें आज के समय में, आज की घड़ी में जो चेंजिंग टाइम्स है, एवर चेंजिंग टाइम्स है, जो मॉडर्न कंसेप्ट है, मॉडर्न तो नहीं कहूँगा, लेकिन जो कंटेम्प्रेरी कॉन्सेप्ट है, उस हिसाब से हमें शिक्षा का अध्ययन करना होगा। तो उस हिसाब से जो प्रैक्टिकल लर्निंग्स है उसका महत्व हमने जाना था। तो उसमें एक छोटी सी स्टोरी हमने उसमें शेयर की थी आपके साथ कि मुझे जो बेसिकली था वो जो हिस्ट्री और ज्योग्राफी के एग्ज़ाम्स में कुछ इश्यूज़ हो रहे थे। मतलब पेपर था 75 मार्क्स का, उस ज़माने में बोर्ड्स हुआ करते थे। तो 75 + 75 = 150 मार्क्स का वो हिस्ट्री और ज्योग्राफी का पेपर हुआ करता था। तो कितना भी मेहनत कर लूँ, मुझे वो जो मार्क्स थे वो 56 या फिर 60 के करीब ही मिलते थे। 60+ मेरे कभी जाते नहीं थे। तो ऐसे ही एक दिन मैं गुमसुम बैठा था मेरे क्लासरूम में, कोई नहीं था उसमें और मैं पढ़ाई कर रहा था और थोड़ा बुझा सा भी था। तो तभी मेरे ड्राइंग के जो शिक्षक थे, मैं ड्राइंग में बहुत ही बेहतर था, 100 में से 95+ मार्क्स उसमें मुझे आते थे। ये जो पीछे जो ड्राइंग्स आप देख रहे हो, ये सब उसी की देन है। तो ड्राइंग के शिक्षक आए, वो मुझे अच्छी तरह से समझते थे, मैं क्या हूँ वो जानते थे।
अंदर से उन्होंने मुझे पूरी तरीके से पढ़ के रखा था। तो ड्राइंग के शिक्षक ने मुझे देखा ये आज बुझा बुझा सा लग रहा है, तो ये ऐसा क्यों है, ऐसी क्या बात हुई है। तो उन्होंने पूछा क्या प्रॉब्लम है। तो मैंने बताया सर पता नहीं, इतनी मेहनत कर लेने के बाद, इतना सब कुछ स्टडीज़ कर लेने के बाद 56 to 60 मार्क्स आते हैं, कैन नॉट इवन गो 60+ फॉर द 75 मार्क्स पेपर ऑफ हिस्ट्री एंड जोग्राफी। तो तभी वो हंसने लगे और उन्होंने मुझे एक सिंपल सी चीज़ बताई कि ये जो सब्जेक्ट होते हैं हिस्ट्री और जोग्राफी, इसके कॉन्सेप्ट को समझने के लिए, इसके जो सारे जो चैप्टर्स हैं उन्हें ठीक से समझने के लिए उन्हें स्टोरी की तरह पढ़ो, इसे एक सिंपल स्टोरी की तरह पढ़ो। उन्होंने मुझे कुछ उदाहरण भी दिए, उसके ज़रिए उन्होंने मुझे मुझे कुछ सवाल पूछे और उसके जवाब में देते गया। वो एक सिंपल से क्वेश्चंस थे जिनके जवाब में देते गया। वो ऐसे ही सवाल थे जो हम नॉर्मल जीवन में जो सवाल पूछते हैं और उनके जवाब ढूंढते हैं। तो उन सवालों के आसान जवाब देने के बाद उन्होंने मुझे कहा कि अगर कोई चीज़ हम एक स्टोरी या फिर एक कथा के रूप में अगर उसे जानते हैं तो हमारे मन में, हमारे विजन में एक दृश्य बनता है। तो उस दृश्य को जब हम याद रखते हैं, उसे जब फिर से हम रिवाइज़ करते हैं तो हमें उसे स्पेशली कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि वो हमारा दिमाग पहले से ही उसे पढ़ लेता है। तो उसके ज़रिए उन्होंने मुझे एक आसान सा तरीका दिया था कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इवन साइंस जो है, इन सब्जेक्ट्स को एक स्टोरी के रूप में पढ़ो। जब तुम ये स्टोरी के रूप में पढ़ोगे तो वो जो कॉन्सेप्ट्स है वो ऑटोमेटिकली तुम्हारे दिमाग में बैठ जाएंगे। और एक बार वो स्टोरी अगर तुम ठीक तरीके से अपने दिमाग को समझा पाए तो उसके बाद जो लैंग्वेज है, हर एक सब्जेक्ट की अपनी एक लैंग्वेज होती है। इतिहास, हिस्ट्री सब्जेक्ट की एक अपनी लैंग्वेज होती है, साइंस के टर्मिनोलॉजीज़ के हिसाब से उसकी अपनी लैंग्वेज होती है, ज्योग्राफी की अलग लैंग्वेज होती है, मैथ्स की अलग लैंग्वेज होती है, जो भाषाएं हैं इंग्लिश, हिंदी, मराठी, संस्कृत, उनकी एक अलग भाषा होती है। मतलब जिस हिसाब से हम वो पेपर लिखते हैं उस हिसाब से। तो ये सिंपल सी चीज़ उन्होंने मुझे बताई और ये चीज़ मुझे कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में स्ट्रक हो गई कि ये तो भाई मज़ेदार तरीका है, इसे ट्राई तो कर लेना चाहिए। तो अगले एग्ज़ाम में मैंने ये तरीका ट्राई किया। मैंने उस जो चैप्टर थे हिस्ट्री और ज्योग्राफी के, वो स्टोरी के हिसाब से पढ़ना शुरू किया और दोस्तों उसका जो बदलाव था वो मैं समझ पाया। पहले जो बोरिंग सा तरीका था हिस्ट्री ज्योग्राफी पढ़ने का, उससे आसान तरीका मुझे लगा। और हर एक जो चैप्टर थे वो अलग से याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। ऑफ कोर्स उसमें जो सन हुआ करते थे, सन 1720, सन 1761, सन 1680, ये जो कालखंड है वो उसके लिए कुछ अलग से याददाश्त लगती थी। लेकिन जो बेसिक कॉन्सेप्ट था, जो एराज थे, मुग़ल एरा था, फिर मराठों का एरा था, फिर अंग्रेज़ों का एरा था, ये सब समझने के लिए, वो सब कालखंड समझने के लिए मुझे अलग से मेहनत नहीं करनी पड़ी। वो जो स्टोरी के रूप में मैं जो पढ़ता गया तो उसमें मुझे वो चीज़ें ऑटोमेटिकली, वो कॉन्सेप्ट्स मेरे दिमाग में बैठते चले गए। और गेस व्हाट, क्या हुआ फिर एग्ज़ाम में? 70 से कम में मार्क्स मेरे कभी आए ही नहीं उसके बाद हिस्ट्री और ज्योग्राफी में। आउट ऑफ 75 आई वाज ऑलवेज 70 मार्क्स प्लस, 70, 71, 72, 73। 73 से ज़्यादा कोई देता नहीं था। वो जो शिक्षक थे वो कुछ डिसिप्लिन ग्राउंड पे कुछ मार्क्स काट दिया करते थे, क्योंकि वो फिर डिसिप्लिन बैठ जाए और वो गलतियाँ दोबारा ना रिपीट हो जाए, उस हिसाब से वो कुछ मार्क्स ऐसे ही काट देते थे। तो 73 मार्क्स तक मेरी रीच बढ़ने लगी और उसका फ़ायदा मुझे बोर्ड एग्ज़ाम्स में हुआ। आई वॉज हैविंग 142+ मार्क्स आउट ऑफ 115 बोथ हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी। 142+ मार्क्स स्कोर करना बहुत ही बड़ी बात हुआ करती थी उन दिनों, बोर्ड एग्ज़ाम्स जो बहुत ही टफ हुआ करते थे। तो कमिंग बैक टू द टॉपिक, ये जो आसानी हुई वो किस वजह से हुई? क्योंकि मेरे शिक्षक ने मुझे आसान तरीका बताया उन चीज़ों को समझने का। एंड ऑफ द डे दोस्तों, हम किसी चीज़ में कुछ स्पेशल पावर्स रखते हैं, कुछ चीज़ें हम बेटर अंडरस्टैंड कर सकते हैं, कुछ चीज़ें हमें बिना प्रैक्टिस किए फर्स्ट हैंड ही आ जाती है। वो क्यों आ जाती है? क्योंकि हम वो चीज़ समझने की पूरी कोशिश करते हैं, उसके डेप्थ में जाते हैं, उसके रीजंस फाइंड आउट करते हैं। ये ऑटोमेटिकली प्रोसेस होता है, ये कुछ अलग से बैठ के हाँ मुझे ये इस रीजंस फाइंड आउट करने हैं वगैरह वगैरह हम नहीं करते। हमारे दिमाग का ये ऑटोमेटिक प्रोसेस चलता रहता है कि किसी भी चीज़ में हम वो रीज़निंग फाइंड आउट करते हैं। जब वो रीज़निंग हमें किसी चीज़ में आसानी से मिल जाता है, हम वो सलाहियतें रखते हैं, हम वो स्किल्स के हिसाब से अगर वो हम समझ पाते हैं, तो उस विषय में, उस कॉन्सेप्ट को समझने के बाद हम उसमें
स्पेशलाइज बन जाते हैं, वो चीज़ें हमें आने लगती हैं। लेकिन वो क्यों आने लगते हैं? क्योंकि वो चीज़ें हम समझ पाते हैं, सही तरीके से समझ पाते हैं इसलिए। और जो चीज़ें नहीं समझ में आती, वो चीज़ों को कर पाना हमें बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो सब यही बातें हैं। इवन अध्ययन में, विद्यार्थी दशा में भी कुछ सब्जेक्ट हमें क्यों पसंद आते हैं, क्यों कुछ सब्जेक्ट हमें क्यों नहीं पसंद आते हैं, तो उसके पीछे भी यही लॉजिक है कि उसके कॉन्सेप्ट को समझ पाना, उसके लिए जो अंडरस्टैंडिंग लगती है, वहाँ कहीं ना कहीं कमी होती है। तो वहाँ पर एक गुरु का काम होता है कि उस अंडरस्टैंडिंग को कैसे बढ़ावा दे। जब तक ये अंडरस्टैंडिंग नहीं पड़ेगी, उस सब्जेक्ट के कॉन्सेप्ट को हम नहीं समझ पाएंगे, तब तक उस सब्जेक्ट में हम पारंगत नहीं हो पाएंगे। तो ये ऐसी ऐसी चीज़ें थी। मैथ्स में क्या स्टोरी हुआ करती थी? मैथ्स में प्लस माइनस करना है, तो वो जो गणितीय जो पैरामीटर्स हैं, एक संख्या के नीचे दूसरी संख्या लिखना, फिर प्लस और माइनस के हिसाब से जो एकक, दशक, सहस्त्र, ये शतक, सहस्त्र, ये जो परिमाण होते थे उसमें जो कैरी फॉरवर्ड होते थे, ऊपर नीचे लिखना, और बाद में हम प्लस और माइनस करते थे। ये जो जटिल प्रक्रिया थी, उसको आसान करने के लिए शिक्षक क्या करते थे? वो कहते थे कि लाइन बनाओ, आपको 9 + 7 करना है। इफ़ यू कांट डू विथ योर फिंगर्स, तो आसान है कि लाइंस बनाओ, और उन लाइंस में दूसरी संख्या लाइंस के हिसाब से ऐड करो और उसे एक साथ गिनो। कितना वक्त लगता है? ज़्यादा वक्त नहीं लगता, 10 से 20 सेकेंड। तो उसमें जो टोटल जो हमें मिल जाता है, वो हमें आसानी से मिल जाता है। वैसे ही माइनस अगर करना हो, तो जो पहली संख्या है उसे लाइंस निकालिए और उसमें से काटिए, जो दूसरी संख्या जो माइनस करनी है उसे काटते चाहिए, जो बचेगा वो आंसर है। सो दीज आर सिंपल थिंग्स जिसमें एक शिक्षक अपने विद्यार्थियों को सिखाते रहता है। ड्राइंग क्या चीज़ है? ड्राइंग के लिए एक अलग स्किल तो ज़रूर लगता है, लेकिन ड्राइंग को अगर किसी ड्राइंग कंपटीशन को जीतना है, तो हमें किस हिसाब से जीतना है? अगर मेरे पास कोई स्किल नहीं है, ड्राइंग मुझे ठीक से निकालने भी नहीं आती, एक लाइन भी मेरी सीधी नहीं आती, टेढ़ी मेढ़ी आती है, तो अगर मुझे ड्राइंग कंपटीशन जीतना है, तो सिर्फ वर्कमैनशिप काम में नहीं आती, मैं कितना अच्छा ड्राइंग निकालता हूँ, वो काम में नहीं आता। आपका कॉन्सेप्ट क्या है, आपके ड्राइंग में सामाजिक संदेश क्या है, आपके ड्राइंग में नयापन क्या है। मतलब मैं कोई ह्यूमन फिगर निकाल रहा हूँ, तो उसके जो कपड़े जो मैं निकाल रहा हूँ, कपड़ों में मैं उसे प्लेन कलर मार दिया, एक येलो मार दिया, और नीचे जो पैंट है उसको रेड मार दिया। दैट इज़ मीडियोक्रिटी। वो एक वही आई गई बात हो गई। लेकिन मैं अगर उसमें बैंड दे दूँ, उसमें जो कपड़ों में जो पट्टे होते हैं वो अलग से कलर कर लूँ, येलो कलर का शर्ट है उसमें ब्लू कलर के पट्टे, या फिर सर्कल्स वाली जो डिज़ाइन है वो अगर बनाऊँ, उसे ठीक से कलर करूँ, तो वो चित्र जो है वो इंटरेस्टिंग बनते जाता है। तो चित्रकला में भी वही बात होती है, उसमें क्या आप सामाजिक संदेश देते हो। एंड ऑफ द डे हमारी जो क्रिएटिविटीज़ होती हैं, उनमें हम मानवता या फिर सामाजिक संदेश का एक मंत्र देते हैं, जिसके हिसाब से उस चित्र के ज़रिए, उस ड्राइंग या फिर क्राफ्ट या फिर जो हमारी क्रिएटिविटी है, उससे लोगों में पॉजिटिव संदेश जाए, कोई इंस्पायर हो उस क्रिएटिविटी से। तो ये सारी चीज़ें उसमें होती हैं। तो कोई ड्राइंग कंपटीशन मुझे जीतना है, तो मुझे कुछ अलग कॉन्सेप्ट चाहिए, उसमें कुछ सामाजिक संदेश होना चाहिए। वर्कमैनशिप, जितने मेरे फाइन ड्राइंग्स होंगे वो हर बार काम नहीं करता। अगर आपका कॉन्सेप्ट स्ट्रांग हो, आपकी भाषा उसमें स्ट्रांग हो, आपका सामाजिक संदेश उसमें स्ट्रांग हो, उसमें कुछ नयापन हो, तो आप वो ड्राइंग कंपटीशन आराम से जीत सकते हो। जी हाँ दोस्तों, ये बेसिक चीज़ है जो बहुत कम लोग जानते हैं। ड्राइंग मतलब सिर्फ एक अच्छा सा कर्व लाइन्स हो, स्ट्रेट लाइन्स हो, अलाइंड लाइन्स हो, अच्छा ह्यूमन फिगर हम ड्रॉ कर पाएँ, अच्छी डिज़ाइन हो, जो पीछे डिज़ाइन वगैरह आप देख रहे हो। सिर्फ यही ड्राइंग नहीं होता। ड्राइंग मतलब एक कॉन्सेप्ट होता है, उसमें क्या आप नयापन, क्या इनोवेशन लाते हो, क्या उसमें सामाजिक संदेश है, ये सारी चीज़ें मैटर करती है। तो एक गुरु जो होता है वही आपको एक चीज़ें बता सकता है। हमारे ड्राइंग के टीचर क्या करते थे? उन्होंने कभी हमारा अहंकार नहीं तोड़ा, हमारा ईगो कभी उन्होंने हर्ट नहीं किया। उनको हमें सिखाने का तरीका ही अलग था। वो हमें सिखाते थे, हम सीखते थे। बीइंग एज ए ब्राइट स्टूडेंट इन ड्राइंग, हम वो चीज़ें सीखते थे, वो स्किल्स एक्वायर करते थे, मेहनत करके उन स्किल्स को एक और ऊपर के लेवल तक लेकर जाते थे। तो ये हमारी मेहनत थी। तो उस हिसाब से जब हम ड्राइंग की परीक्षाएं देते थे, स्कूल की परीक्षा या फिर बाहर के स्कूलों की परीक्षा, तो उनमें हम ढेर सारे बख्शिश, पुरस्कार जीतते थे। और जब पुरस्कार जीतता है, जब आप जीतते हो, आपको यश मिलता है, सक्सेस मिलता है, तो कहीं ना कहीं आपका अहंकार भी बढ़ता है। तो वैसे ही अहंकार हुआ करता है, यार हमारे जैसा तो ड्राइंग निकालने वाला कोई है ही नहीं, वी आर द बेस्ट।
तो ये एटीट्यूड हमारे ड्राइंग के शिक्षक को जो थे उन्हें वो आसानी से समझ में आता था कि इनका अभी अहंकार जो है वो बढ़ चुका है। तो वो क्या करते थे, सिंपल हमें कहते थे कि जो आपके सीनियर्स है, समझो अगर हम 6 स्टैंडर्ड में हैं तो हमें बताते थे कि अभी एग्जीबिशन है स्कूल में, तो जो 8 और 10 स्टैंडर्ड के जो स्टूडेंट्स हैं उनकी एग्जीबिशन लगेगी, उस क्लास में जाकर उनके ड्राइंग्स को ऑब्जर्व कीजिए। उस क्लास में जाकर उनके ड्राइंग्स, उनकी क्रिएटिविटीज़ को ऑब्जर्व कीजिए। या फिर कोई दूसरे स्कूल में अगर कोई एग्जीबिशन होगा आर्ट का, ड्राइंग्स, क्राफ्ट, एवरी क्रिएटिविटी, तो उधर वो हमें लेकर जाते थे और सिंपल बताते थे कि हर एक चीज़ को ठीक से ऑब्जर्व करो, उसके क्या आइडियाज़ है, वो आइडियाज़ आप ऑब्जर्व करो। और जब आप किसी स्किल्ड व्यक्ति का, जो उस चीज़ में माहिर है, उसके क्रिएटिविटीज़ जब आप उसके ऑब्ज़र्व करते हो, उसके आइडियाज़ जब ऑब्ज़र्व करते हो, उन्हें समझते हो, तो आपके अंदर का जो अहंकार है वो ह्यूमिलिटी में तब्दील हो जाता है। आप नोबल बन जाते हो, नम्र बन जाते हो। तो यही चीज़ वो साइलेंटली किया करते थे हमारे शिक्षक। उन्होंने कभी हमें लंबा चौड़ा भाषण नहीं दिया कि आपका अहंकार अभी बढ़ गया है, यू शुड बी ग्राउंड फुटेड, आपको सदाचारी होना चाहिए, नम्र होना चाहिए, इतना अहंकार ठीक नहीं। ऐसे भाषण उन्होंने कभी नहीं दिया। उन्होंने सिंपली हमें कहा कि जो हायर क्लास के जो स्टूडेंट्स हैं उनके एग्जीबिशंस आप देखा कीजिए, पूरे उन एग्जीबिशंस को समझिए, उसमें क्या क्या क्रिएटिविटीज़ है उनको ठीक तरह से बारीकी से देखिए, उनमें जो स्किल्स लगता है वो चीज़ क्रिएट करने में, उन स्किल्स के बारे में सोचिए। तो जब आप उस विषय में होते हो, जब वो आप विषय जानते हो, जब वो आप विषय उसे ऑब्जर्व करते हो, तो आपको उन विषय की डेप्थ जो है, उसकी एनालिसिस जो है वो आप आसानी से कर पाते हो। तो जब वो आप एनालिसिस कर जाते हो और वो आपके टोटली जो आपके अंदर के जो स्किल्स हैं उनसे कहीं ज़्यादा बढ़कर स्किल्स होते हैं, तब आपके अंदर का अहंकार टूट जाता है और आप नम्र बनते हो। आप कहते हो मुझे और बहुत कुछ सीखना है। और एंड ऑफ द डे यही बात हमारे ड्राइंग के शिक्षक को हमें बतानी थी कि आपको बहुत कुछ आगे सीखना है। कुछ पुरस्कार पा लेने के बाद, कुछ कॉम्पिटिशन्स जीत जाने के बाद आप ये ना समझो कि आपको सब कुछ आता है, तो ये उनका एक अलग तरीका था हमें फिर से एकाग्रचित्त करने के लिए, हमें फिर से कंसंट्रेट करने के लिए हमारे सब्जेक्ट के ऊपर, जो हमारे सामने जो कार्य है, कर्तव्य है, उसे पूरा करने के लिए। तो ये उनकी एक अलग ही तरीके थी, ये उनके अलग ही तरीके थे हमें वो चीज़ें समझाने के। तो दोस्तों यही एक गुरु का काम होता है कि कैसे प्रेशर को दूर रखे। हमारा जो जीवन मान है उसे प्रेशर से ही भरा पड़ा है, अनवांटेड प्रेशर्स हमारे दिमाग को परेशान करते रहते हैं। तो उस प्रेशर को कैसे दूर ले जाकर एक क्रिएटिव तरीके से और एक मज़ेदार तरीके से हम कैसे चीज़ों को सीख सकते हैं, कैसे अलग अलग स्किल्स एक्वायर कर सकते हैं, इन चीज़ों पर एक गुरु काम करता है। तो वो चीज़ें समझना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है दोस्तों। सिर्फ एक एक ही रिजिड तरीके से सीखना अच्छी बात नहीं होती। देयर आर पीपल हु लर्न और इवन टीच इन अ रिजिड वे। एक ही तरीका होता है, एक ही तरीके से वो सिखाते हैं। दैट इज़ द बेस्ट, ट्राइड एंड टेस्टेड अकॉर्डिंग टू देम। ट्राइड एंड टेस्टेड वे है, उसमें वो सिखाते हैं। लेकिन समय के साथ ये जो ट्राइड एंड टेस्टेड वेज हैं उसमें भी अपडेटिंग होती है, उसमें भी रिविजन्स होते हैं, नई नई चीज़ें हम उसमें ला सकते हैं, उसमें अपडेटिंग कर सकते हैं, उसे मज़ेदार बनाकर सामने वाले को सिखा सकते हैं। तो ये चीज़ें बहुत ही कम शिक्षक जानते हैं। जी हाँ दोस्तों, कुछ शिक्षक जो होते हैं वो रिजिड होते हैं उनके माइंडसेट के हिसाब से। वो क्यों होता है? क्योंकि शिक्षक की जो जर्नी होती है, जो उसका प्रवास होता है, बहुत ही खड़तर होता है, बहुत ही हार्ड जर्नी होती है वो। तब उसमें जो कई शिक्षक हैं उनके पर्सनल लाइफ में भी बहुत कुछ चीज़ें चलती हैं, तो उसके परिणाम स्वरूप वो कहीं ना कहीं अपने विचारों में रिजिड बन जाते हैं। इसके लिए उनके अध्यापन में भी उनके एक रिजिडनेस आ जाती है। लेकिन कुछ ऐसे शिक्षक होते हैं वो उस रिजिडिटी को तोड़ देते हैं। वो समझते हैं कि मेरा रिजिडनेस मेरे काम के बीच में, मेरे अध्ययन के बीच में आना नहीं चाहिए, मेरे विद्यार्थियों को इसका गलत मैसेज नहीं जाना चाहिए इसके बारे में। तो अपने विचारों पर काम करते हैं, उस रिजिडनेस को तोड़ देते हैं। और ये बहुत ही बड़ी सेल्फ लर्निंग होती है दोस्तों। ये कर पाना हर किसी के बस की बात नहीं होती। तो इस बात को समझना बहुत ही एक बड़ी बात है।
जो हर कोई नहीं कर पाता, बहुत ही स्किलफुल माइंड वाले लोग ही ये सब कर पाते हैं। और जब आपको ऐसे लोग मिलते हैं एक शिक्षक के रूप में, तब आपको उनका आदर करना और उनकी बातों को समझना एक वरदान प्राप्त होता है, एक वरदान के जैसा होता है। तो ये चीज़ें सिर्फ भाग्यशाली लोगों को ही मिलती है, तो ये बात समझना आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है दोस्तों। तो दोस्तों ये था हमारे शिक्षकों के अलग अलग हिसाब से सिखाने के मज़ेदार तरीक़ों के बारे में। कुछ और तरीके हम जानेंगे। मैथ्स के बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं जिन्हें शिक्षक अलग तरीके से सिखाते हैं। जब आप आगे 12th साइंस लेते हो, तब जो फिज़िक्स केमिस्ट्री है उनके फार्मूलाज जो है वो अलग तरीके से सिखाते हैं, उनके कॉन्सेप्ट भी अलग तरीके से सिखाते हैं। और बहुत सारी चीज़ें जो है साइंस में कैसे सिखाते हैं। साइंस में तो सब प्रक्रियाएं होती है, रासायनिक प्रक्रिया, कुछ मैकेनिज़्म सीखे जाते हैं कुछ चैप्टर्स में, तो उन्हें कैसे सीखना है। तो उसमें जो क्या होता है, जो डायग्राम होता है। जी हाँ दोस्तों, हमारे एग्ज़ाम्स में सिर्फ राइटअप का चीज़ नहीं होता, उसमें कुछ डायग्राम्स भी निकालने पड़ते हैं। इर्रिस्पेक्टिव इफ़ यू नो हाउ टू ड्रॉ और नॉट, आपको ड्राइंग में रुचि है या नहीं, उसका इसमें कोई लेना देना नहीं है। आपको वहाँ पे एक स्किलफुल ऐसा ड्राइंग निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको एक एवरेज ड्राइंग भी वहाँ पर निकालोगे, वो डायग्राम निकालोगे, लेकिन उसमें सारी प्रक्रिया अगर मेंशन होंगी, जैसे एक एक्सपेक्टेड आंसर में हुआ करता है, जो सही आंसर में हुआ करता है, उसके जो सारे पैरामीटर्स अगर वो डायग्राम अचीव करता है, सो यू विल गेट ऑलमोस्ट फुल मार्क्स। तो वैसा होता है। तो साइंस की जो रासायनिक प्रक्रियाएं जो होती हैं, उनको अगर ठीक से उसके जवाब में अगर हमें मेंशन करना है, तो डायग्राम समझना, वो रासायनिक प्रक्रिया का डायग्राम समझना बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो जाता है। जब अगर वो डायग्राम हम सही प्रक्रिया से एक एक जो पैरामीटर्स है, एक चीज़ हो जाने के बाद ये होता है, उसके बाद ये होता है, उसके बाद फाइनल रिजल्ट आता है, वो अगर हम एक डायग्राम के ज़रिए हमारे दिमाग में छपवा दें, वो कॉन्सेप्ट अगर हम समझें, तो फिर उसे उस साइंटिफिक लैंग्वेज में हमें सिर्फ वो आंसर स्टेप बाय स्टेप एक्सप्रेस ही करना होता है। हर एक सब्जेक्ट की अपनी अपनी लैंग्वेज होती है, अपना अपना आंसर लिखने का एक तरीका होता है। साइंस में मोस्ट ऑफ द थिंग्स टर्मिनोलॉजीज़ होते हैं। हर एक चीज़ को, जिसका एक सिंपल नाम है, उसको साइंस में एक अलग से टर्मिनोलॉजी होती है। तो उन टर्मिनोलॉजीज़ का, उस प्रोसीजर के नामों का उपयोग करके हमें वो आंसर लिखना होता है। जी हाँ दोस्तों, तो ये बहुत ही जटिल प्रक्रिया होने के साथ साथ अगर वो कॉन्सेप्ट, अगर हम वो स्टोरी अगर हम ठीक से जान पाए, तो ये चीज़ें करना कोई मुश्किल काम नहीं है, ये बहुत ही आसान हो जाता है। तो वैसे ही साइंस के टीचर उस हिसाब से पढ़ाते हैं, वो डायग्राम को जो है, डायग्राम को डिटेल में पढ़ाते हैं, डायग्राम को, और उस हिसाब से जो डिक्टेशंस दी जाती हैं, उन्हें सिर्फ हमें उस डायग्राम को सामने रखते हुए उस डिक्टेशंस को सिर्फ रिलेट करना होता है, उस भाषा को उस डायग्राम के साथ रिलेट करना होता है। दैट इज़ अ सिंपल थिंग वी नीड टू डू इन साइंस। और जहाँ पर डायग्राम नहीं है, जो रेडीमेड डायग्राम्स होते हैं पुस्तकों में, उन प्रक्रियाओं के, अगर उसमें डायग्राम नहीं है किसी टॉपिक के लिए, तो हम खुद वो डायग्राम्स, वो स्केचेस बना सकते हैं। उसमें जो स्टेप्स है, उसमें वेसल्स हैं, वेसल्स मतलब जो चंबू होते हैं जिसमें केमिकल हम भरा करते हैं, वो अगर स्क्वायर वेसल है या सर्कुलर वेसल है, वो किसने देखा है। अगर किसी चीज़ का डायग्राम नहीं है, किसी रासायनिक प्रक्रिया का डायग्राम नहीं है, तो वो हम हमारी समझ से बना सकते हैं। इट्स जस्ट ऑफ मैटर ऑफ अंडरस्टैंडिंग। वो डायग्राम हम बनाकर वो हमारे दिमाग में छप जाता है। अगर वो डायग्राम बना के हर एक प्रोसेस जो है उस आंसर की, वो अगर उसमें आ जाती है और एंड रिजल्ट्स भी उसमें हम निकाल सकते हैं, तो ऐसे डायग्राम बनाना हमारे लिए वरदान जैसा हो जाता है। तो इन चीज़ों को समझना पड़ेगा, इनके ऊपर काम करना पड़ेगा। और ये कोई जटिल प्रक्रिया नहीं, इसमें आसानी है, इसमें एक वक्त भी बहुत कम लगता है। एक स्केच जो हम बनाते हैं, ये ऐसे टाइप के अगर ड्राइंग बनाने हैं, तो इसमें दिन के दिन लग जाते हैं। लेकिन इसका अगर एक सिंपल स्केच बनाना है, सो इट विल टेक अराउंड 20 to 30 सेकेंड्स। और किसी को ड्राइंग नहीं भी आती हो, तो भी उससे सिर्फ 2 या 3 मिनट का ही काम है। उसमें स्किल्स नहीं लगते। ड्राइंग में एक अच्छा कर्व आने के लिए, एक अच्छी स्ट्रेट लाइन आने जैसी ज़रूरत नहीं होती। दैट कम्स इन अ वर्कमैनशिप पार्ट, वो वर्कमैनशिप स्किल्स के हिसाब से है। लेकिन अगर हम किसी स्टडीज़ के लिए, किसी सब्जेक्ट के लिए डायग्राम बना रहे हैं, तो मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या होती है, उस डायग्राम के ज़रिए उस क्वेश्चन के सॉल्यूशंस, उस क्वेश्चन के आंसर्स उसमें रिफ्लेक्ट हो। ये सिर्फ उतनी ही बेसिक चीज़ उसमें लोग चाहते हैं। जो पेपर जो करेक्ट करते हैं, जो उसे इंस्पेक्ट करते हैं, उनके लिए सिर्फ वही एक बेसिक चीज़। वो ये नहीं लिखता यार कितना अच्छा डायग्राम निकाला है, या उसके भी इंप्रेशंस होते हैं, बट दैट इज़ अनदर थिंग।
बेसिक चीज़ क्या होती है, उस जवाब का आपने किस हिसाब से आंसर दिया है। और आजकल हम जानते ही हैं, कोई भी आंसर हम पैराग्राफ में नहीं लिखते, हम स्टेप बाय स्टेप पॉइंट्स में लिखते हैं। तो वो देखना और समझना उस पेपर इंस्पेक्टर को आसान भी हो जाता है। तो यही सिंपल सिंपल चीज़ें होती हैं, सिंपल सिंपल कॉन्सेप्ट्स होते हैं जो हम अपने स्टूडेंट्स को बता सकते हैं। तो ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें गुरु जो है अपने शिक्षक को, अपने विद्यार्थियों को समझाते जाता है। आजकल वो चीज़ नहीं रही कि मार झपट्टा करके ही हम विद्यार्थियों को सिखा सकते हैं, उन्हें एक पीयर प्रेशर देकर ही समझा सकते हैं। देयर इज़ अदर वे ऑफ इंस्पिरेशन, इंस्पायरिंग द स्टूडेंट्स। किसी भी स्टूडेंट को आप इंस्पायर कर सकते हो अपने आचरण से। दैट इज़ वाई दोस्तों वो विद्यापीठों वाला जो कॉन्सेप्ट था, नालंदा, पाटलिपुत्र, तक्षशिला, इन विद्यापीठों में जाकर जग भर के जो विद्यार्थी हुआ करते थे वो अपना अध्ययन करते थे। वो क्यों किया करते थे? क्योंकि वो प्रैक्टिकल लर्निंग्स के आसपास हुआ करता था। जी हाँ दोस्तों, जो हम पढ़ते हैं, जो ज्ञान हमें पुस्तकों से मिलता है, जो मौखिक ज्ञान हमें मिलता है, वो सिर्फ एक थ्योरेटिकल ज्ञान है, लेकिन उसे अगर प्रैक्टिकली अगर हमें एग्जीक्यूट करना हो और अगर उसमें हम फेल हो जाएं तो उस ज्ञान का कोई महत्व ही नहीं है। तो वो प्रैक्टिकली एग्जीक्यूट होना भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और उससे पहले हमें वो आचरण के थ्रू दिखना चाहिए। सो वन टीचर और वन मास्टर कैन गाइड हिज डिसिपल्स और हिज स्टूडेंट्स बाय inspiring them in unique ways, that through with his personality और behavior। अपने बिहेवियर, पर्सनालिटी, आचरण के हिसाब से एक शिक्षक अपने विद्यार्थियों को बहुत आसान तरीके से उस विषय का ज्ञान दिला सकता है। दैट इज़ वाई दोज विद्यापीठों वाला जो कॉन्सेप्ट था वो बहुत ही कारगर साबित हुआ था, जिन्हें उस विदेशी आक्रांताओं ने आकर मिटा डाला। फिर अंग्रेज़ों ने ये अलग सी एजुकेशन सिस्टम हमारे ऊपर लाद दी, जो हम पिछले 150-200 साल से फॉलो कर रहे हैं ब्लाइंडली। उसे क्यों नहीं बदला जा रहा, आई डोंट नो। लेकिन ये जो विद्यापीठों वाला कंसेप्ट था, ये हमारा मूल भारतीय संस्कृति का कॉन्सेप्ट था, जो हमारे जीवन के जो 4 आश्रम हैं, ब्रह्मचर्याश्रम, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थाश्रम और संन्यासाश्रम, चारों आश्रम जो हैं उनमें पहला आश्रम कौन सा है? ब्रह्मचर्य आश्रम, जिसमें हम जीवन का अध्ययन जो है, वो जो सारा ज्ञान है, वो स्टडीज़ हैं, वो कर लेते हैं बिना किसी रुकावट के, बिना किसी डिस्ट्रैक्शंस के। तो इसके लिए वो अध्ययन का महत्व हमारे जीवन में दिया हुआ है, जो अध्ययन उन दिनों में विद्यापीठों में जाकर किया जा सकता था, या फिर गुरु के घर में, गुरु के आश्रमों में जाकर किया करता था। तो ये चीज़ें बहुत ही महत्वपूर्ण होती हैं। एक गुरु कैसे सिखाता है? वो अलग अलग तरीक़ों से सिखाता है। उसे पता है सारे जो स्टूडेंट, मेरे जो 10 स्टूडेंट्स हैं, वो 10 के 10 दिमाग सेम तो नहीं हो सकते। सिंपल सी चीज़ हर कोई समझता है, हर गुरु समझता है। किसी की समझ बहुत ही ऊपर है, जो झट से समझ जाता है, जिसे समझने में आसानी होती है। किसी की समझ उतनी नहीं होती, एक एवरेज होती है या फिर कम होती है। तो कम वाले या फिर एवरेज वालों को कैसे सिखाना है? हर एक ताले की चाबी अलग होती है। स्टूडेंट्स के बारे में भी यही चीज़ लागू होती है। तो गुरु अपने इनोवेशंस के ज़रिए, अपने अलग अलग तरीक़ों के ज़रिए उन चीज़ों को मज़ेदार बनाकर, जिस हिसाब से एक इंडिविजुअल उसे याद रख सके उस टॉपिक को, उस हिसाब से पढ़ाने की कोशिश करते हैं। जी हाँ दोस्तों, हमने शिक्षकों के रिजिडनेस के बारे में भी जाना कि कैसे एक शिक्षक का जीवन भी खड़तर होता है। सिखाने में उनका टाइम उतना उनका वो समय देते हैं, प्लस उनके पर्सनल लाइफ में भी, उनकी प्राइवेट लाइफ में भी बहुत सारी चीज़ें होती रहती हैं, जिनका असर उनके सोचने के तरीक़ों पर हो जाता है। ये सब सहकर एक शिक्षक अपने विद्यार्थियों को ज्ञान देने की कोशिश करता है। बहुत से शिक्षकों की अवस्था ऐसी हो जाती है कि वो रिजिड बन जाते हैं उनके थॉट प्रोसेसेस में, कि कुछ प्रोसेसेस फॉलो, मतलब अध्ययन या फिर ये जो डिसिप्लिन जैसी जो चीज़ें होती है। डिसिप्लिन किसको देते हैं? बेसिकली डिसिप्लिन के बारे में हम जानेंगे। डिसिप्लिन किसको देते हैं? जो इनडिसिप्लिन हो, जो चीज़ें समय पर नहीं करता हो। लेकिन डिसिप्लिन वो एक चीज़ तक आपको स्ट्रीमलाइन करके रख सकती है, लेकिन अगर आपको जीवन में आगे बढ़ना है तो आपको विजन लगती है, बैलेंस लगता है। डिसिप्लिन से आपको शुरू और अंत ये पता चलता है, यहाँ से शुरू होना है, यहाँ पे अंत होता है। लेकिन जो विजनरी होते हैं, जो विजन होते हैं, जो बैलेंस जानते हैं, वो शुरू करते हैं लेकिन उनका एंड कभी नहीं होता। मतलब जो आप ऑफिस में काम करके बाद में निकल जाते हो और घर आते हो, आपका काम वहाँ पर रुक गया, लेकिन जो काम के बारे में आपका जो सोचना है वो आपके खाना खाते वक्त, चलते वक्त, घूमते वक्त, नहाते वक्त वो प्रक्रिया चालू होती है। दैट इज़ हाउ विजनरी पीपल वर्क। जिनको सही तरीके से उस काम के बारे में लगाव है, उन्हें वो काम में रिजल्ट्स लाने हैं,
वो विजनरी होते हैं, वो डिसिप्लिन के पीछे नहीं भागते। जी हाँ, एक लेवल तक डिसिप्लिन जीवन में होना ज़रूरी है, लेकिन कुछ जो हमारे रूल्स एंड रेगुलेशंस है वो एक समय के बाद फॉलो करने के बाद हमारा जो बॉडी है, हमारा माइंड और हार्ट है, वो उन्हें ऑटोमेटिकली फॉलो करते जाता है। तो उसके लिए फिर बाद में डिसिप्लिन की ज़रूरत नहीं होती, हम ऑटोमेटिकली वो चीज़ें उन समय पर कर जाते हैं। लेकिन एक आपकी आयु हो जाने के बाद, आपके एक एज के बाद अगर आपको फिर से एक स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन की अगर ज़रूरत पड़ती है, तो फिर आपके जो आचरण है उसमें कुछ प्रॉब्लम्स होने की बात हो सकती है। लेकिन अगर आप फोकस्ड हैं तो डिसिप्लिन एक लेवल पर आपको गाइड कर जाने के बाद आपकी बॉडी, आपके माइंड और हार्ट उसको ऑटोमेटिकली उसको रिएक्शन देते हैं, उसमें वो सपोर्ट करते हैं, सहयोग देते हैं। तो डिसिप्लिन की एक लेवल के बाद हमारे जीवन में उतना महत्व नहीं रहता जितना विजन और बैलेंस का रहता है। बैलेंस क्यों? क्योंकि कंसिस्टेंसी के लिए आपको बैलेंस चाहिए, उस कंसिस्टेंसी के लिए आपको डिसिप्लिन की ज़रूरत नहीं होती। डिसिप्लिन स्टार्ट कहाँ से स्टार्ट होना है, कहाँ पर एंड होना है, ये चीज़ें ही बताती है। लेकिन आपको अगर कंटिन्यू प्रोसेस से अगर उसमें रहना है, कुछ विषय जो होते हैं जिनमें हम स्टार्ट करके कहीं एंड नहीं कर सकते, वो चले जाते हैं। वो लॉन्ग टर्म तरीके के वो प्रश्न होते हैं जिनके सोल्यूशन निकालने के लिए भी हमें लॉन्ग टर्म तरीके से सोचना पड़ता है। वहाँ पर कोई स्टॉपेजेस आप नहीं ले सकते। तो उसमें डिसिप्लिन काम में नहीं आता, उसमें आपका विजन काम में आता है। कितना दूर तक आप सोचते हो, कितना लंबा आप अपने माइंड को प्रिपेयर करते हो, कितना बैलेंस लाते हो, कितनी कंसिस्टेंसी आप मेंटेन करते हो। तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है। तो शिक्षकों की लाइफ में वो ये चीज़ बहुत ही अच्छी तरीके से जानते हैं। वो अपने पर्सनल लाइफ से बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं, अपने प्रोफेशनल लाइफ से सीखते हैं, अपने जो टीचिंग जो एक्सपीरियंस है उससे सीखते हैं। लेकिन ये जो प्रोसेस है, बहुत सारे ऐसे रिजिड प्रोसेसेस हमने देखे स्कूल कॉलेजेस में। डिसिप्लिन ही चलता है मोस्ट ऑफ द टाइम। तो डिसिप्लिन जो है वो बहुत बार क्रिएटिविटी मार देता है। जी हाँ दोस्तों, डिसिप्लिन के पॉजिटिव साइड्स तो हमने देखे हैं, ये व्हाट अबाउट द नेगेटिव साइड्स? डिसिप्लिन को थोप कर कहीं ना कहीं जो फ्रीनेस है, माइंड में एक फ्रीनेस चाहिए होता है, क्रिएटिविटी करने के लिए एक फ्रीनेस चाहिए होता है, वो फ्रीनेस को कहीं ना कहीं वो डिसिप्लिन दबा देता है। ये उसकी एक डार्क साइड है या फिर साइड इफ़ेक्ट्स है, ऐसा हम कह सकते हैं। तो हर बार ये डिसिप्लिन हमें उस तरीके से गाइड नहीं कर सकता जिस तरह से क्रिएटिविटी हमें एक चीज़ में चाहिए होती है। जी हाँ दोस्तों, हर एक चीज़ में हमें क्रिएटिविटी चाहिए होती है, वेदर इट इज़ साइंस, मैथ्स, अदर सब्जेक्ट्स लाइक हिस्ट्री जोग्राफी को तो बहुत सारे लोग तो बोरिंग सब्जेक्ट्स मानते हैं, क्योंकि उसमें वो क्रिएटिविटी वो ढूंढ नहीं पाते। जिस दिन आप उसमें क्रिएटिविटी ढूंढ पाओ तो वो चीज़, हिस्ट्री जोग्राफी जैसे सब्जेक्ट्स भी एक म्यूज़िक की तरह आपके कानों में बजने लगेंगे। एक आपका जो फेवरेट म्यूज़िक होगा, गाना होगा, उस हिसाब से। तो ये चीज़ें बहुत डीपली मैटर करती हैं, इन्हें समझना ही एक बहुत बड़ी बात होती है। अगर एक बार आप इन्हें समझो तो उसमें आप रिजल्ट्स ला सकते हो, बहुत आसानी से ला सकते हो। ये सक्सेस की बात नहीं हो रही है, ये एक्सेलेंस, आउटस्टैंडिंगनेस उसकी बात हो रही है। और इन सब्जेक्ट्स का ये जो आप सीखते हो उसका आप फिर प्रैक्टिकल लाइफ में यूज़ भी कर सकते हो, उन्हें यूटिलाइज़ भी कर सकते हो। ये बहुत बड़ी बात है, बहुत ही कम लोग वो यूटिलाइजेशन कर पाते हैं अपने जीवन में। जो सीखा हुआ है उसमें से 90% लोग तो एग्ज़ाम के हिसाब से ही प्रिपरेशन करते हैं, फिर बाद में वो भूल जाते हैं वो ज्ञान जो कुछ था, वो रटबाजी, मेमोराइजिंग, मगअप के चक्कर में। लेकिन अगर उन कॉन्सेप्ट को अगर हम समझें तो उन्हें हम प्रैक्टिकल लाइफ में भी उसे यूटिलाइज़ कर सकते हैं। तो शिक्षक ही हमें उस दिशा में वो चीज़ें समझाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। तो जैसे कि हमने कहा कि जो प्रोसेसेस को फॉलो करते हुए, डिसिप्लिन को फॉलो करते हुए सालों साल ये प्रक्रिया चलने के बाद कुछ शिक्षकों के मन में रिजिडनेस आ जाती है। कुछ क्या, बहुत सारे शिक्षकों में वो रिजिडनेस आ जाती है। लेकिन शिक्षक क्या करते हैं, जो स्किलफुल, जो माइंडफुल, क्रिएटिव जो शिक्षक होते हैं, वो उस रिजिडनेस को पार कर जाते हैं। उन्हें ये पता होता है कि इस रिजिडनेस का हमारे स्टूडेंट्स के लिए इसकी हानि नहीं पहुंचनी चाहिए। इसके लिए उस रिजिडनेस से लड़कर वो मज़ेदार और क्रिएटिव तरीक़ों से, अलग अलग सिंपल आसान तरीक़ों से वो जो चैप्टर्स है, अपने जो अध्ययन है, वो शिक्षकों को उस हिसाब से वो ज्ञान देते हैं। तो ये उनकी एक बहुत ही बड़ी उनकी उपलब्धि है, उनकी विशेषताएं हैं। जी हाँ दोस्तों, गुरु या फिर शिक्षक होना कोई आसान बात नहीं होती। बहुत सारे सेक्रीफाइसेस देने पड़ते हैं, बहुत सारा त्याग होता है उसमें। एक शिक्षक ही वो जानता है कि एक विद्यार्थी को अपने बेटे के हिसाब से, अपने बेटे बेटियों की तरह से कैसे हम उन्हें तराश कर एक हीरा बनाएं, एक शिक्षक ही जानता है।
तो उनका कार्य जो है बहुत ही इट्स अ थैंकलेस जॉब। एंड ऑफ द डे इट इज़ अ थैंकलेस जॉब जो कर देते हैं। बहुत सारा मेहनत होता है, बहुत सारा उसमें सोचना होता है, विजन होता है, बैलेंस होता है। तो वही होता है, कुछ शिक्षक है वो रिजिडनेस में अटक जाते हैं, वो वैसे ही होते हैं, वो सिर्फ आते हैं, पढ़ाते हैं और चले जाते हैं। इट डजंट इवन केयर कि वो टॉपिक अपने स्टूडेंट्स को समझा भी पाए हैं ठीक से। ये वो इंटेंशनली नहीं करते, लेकिन वो हो जाता है सालों साल वही एक दो चीज़ें कर जाने के बाद वही डेली रूटीन, वही वो स्ट्रिक्ट जो बिहेवियर है, स्ट्रिक्ट जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है उसको फॉलो करते करते उनके रिजिडनेस वैसे ही बढ़ती चली जाती है। सो अननोइंगली, कोई नोइंगली ये चीज़ तो नहीं कर सकता, अननोइंगली उनसे रिजिडनेस के चक्कर में वो जो टॉपिक है, वो जो सिखाने का उनका काम है, वो ठीक तरीके से नहीं कर पाता है। लेकिन बहुत सारे शिक्षक हैं वो इन सारे हर्डल्स को पार करके अलग अलग सिंपल और आसान तरीक़ों से अपने जो सिखाने के तरीके हैं वो बदलते जाते हैं, समय के साथ अपडेट हो जाते हैं। तो यही महत्व है एक शिक्षक का अपने विद्यार्थी के नॉलेज ग्रहण के बारे में। इसके बारे में आज हमने बहुत ही डिटेल में जाना दोस्तों। और किसी भी सब्जेक्ट को समझना, ये जो बहुत सारे इंडिविजुअल्स हैं उन्हें सीखने में इतनी प्रॉब्लम्स क्यों हो जाती है और एक लेवल के बाद वो गिव अप क्यों कर देते हैं। उसमें सामाजिक कारण भी होते हैं, आर्थिक कारण भी होते हैं, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट जो होते हैं वो क्रिएटिव लेवल के होते हैं और उनकी क्रिएटिविटी जब मार दी जाती है एक स्ट्रिक्ट पैरामीटर्स के ज़रिए, स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस के ज़रिए जब उनकी क्रिएटिविटी मार दी जाती है, तब उनका स्टडीज़ पर से विश्वास उठ जाता है। वो उस हिसाब से वो चीज़ें सीख नहीं पाते, क्योंकि उनके सामने जो इमीडिएट जो हर्डल होता है वो स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस होते हैं। हर चीज़ प्रेशर लेकर नहीं हम कर पाते। लोग कहते हैं प्रेशर में हम और निखर कर आते हैं, प्रेशर में हम बहुत सारा अच्छा काम नहीं। प्रेशर ठीक है, एक पुशअप देता है हमें कि चलो हमें कुछ करना है, अभी करना है, लेकिन वो क्रिएटिविटी को मार देता है। जीवन में कुछ कंफर्ट भी चाहिए, कुछ आसानी भी चाहिए, जिसमें हम क्रिएटिवली उन चीज़ों को सोच सके। एक काम करने का सिर्फ एक ही तरीका नहीं होता, उसमें बहुत सारे अलग अलग तरीक़ों का इजाद हमें करना पड़ता है, बहुत सारे ऑप्शंस में हमें खेलना पड़ता है। वो जो ऑप्शंस, वो जो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन जो हम करते हैं, वो अलग अलग तरीके निकालते हैं। उन तरीक़ों के अपने अपने एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। कोई चीज़ परफेक्ट नहीं होती, हर चीज़ के प्लस भी होते हैं, माइनसेस भी होते हैं। तो अगर बहुत सारे ऑप्शंस, बहुत सारे तरीके अगर हम ईजाद कर पाएँ, सोच पाएँ, उन पर काम कर पाएँ, तो उन ऑप्शंस के जो पॉजिटिव्स हैं उनको एक साथ लाकर एक सुवर्ण मध्य हम बना सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, एक सुवर्ण मध्य जिनमें इन सारे जो ऑप्शंस के पॉजिटिव्स उसमें आ जाए और जो हमें फाइन रिजल्ट्स बहुत ही कम समय में आसान तरीके से हमें रिजल्ट्स दे सके, विदाउट एनी प्रेशर हैंडलिंग, विदाउट एनी और दोज अननेसेसरी अनवांटेड थिंग्स। तो ये चीज़ों का महत्व होना बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है दोस्तों। और जिस दिन, जिस क्षण हमें महत्व पता चल जाए, इस पर हम काम करना शुरू कर दे, उस समय से फिर हमारा जो जीवन है वो वैसे ही बदल जाता है। सीखने का काम कब तक होता है ये तो हमें बताइए, कब तक आदमी सीखता है? स्कूल्स में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में, डिग्री लेवल तक, मास्टर्स, पीएचडी, बस इतना ही रह गया सीखने का काम? नहीं, पूरा जीवन ही सीखने का प्लेटफॉर्म है। ये जो एकेडमिक्स है वहाँ तक ही हमारा जीवन, अध्ययन का जीवन सीमित नहीं होता, सीखने का जीवन सीमित नहीं होता। जीवन जो है, ये दुनिया है, उसे समझना, उनके तौर तरीक़ों के हिसाब से उसमें ढलना, कुछ अपने नए तौर तरीक़ों के ज़रिए लोगों को इंस्पायर करना, ये भी तो एक सीखने का ही काम होता है। तो सीखने की प्रक्रिया हमारे आखिरी सांस तक, हमारे मृत्यु तक चलती ही रहती है, क्योंकि ये समय जो है वो हमें शांत बैठने नहीं देता है। समय जैसे जैसे आगे बढ़ता है, काल जैसे जैसे आगे बढ़ता है, उसमें अपडेटिंग वो लाता रहता है। हर एक विषय में अपडेटिंग, रिसर्च, इनोवेशंस होते रहते हैं। वैसे वैसे चीज़ें आउटडेटेड होती जाती हैं, तो उन्हें अगर अपडेट करना है तो हमें जीवन भर वो सीखना ही पड़ेगा। हमारा माइंड जो है वो लर्निंग्स के लिए तैयार होते ही रहना चाहिए, तभी हम जीवन में आगे बढ़ पाएंगे। तो ये सीखने की जो प्रक्रिया है वो कभी ख़त्म नहीं होती। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हमने जाना अध्ययन कैसे होता है, शिक्षक कैसे मज़ेदार तरीक़ों से विद्यार्थियों को सिखाते हैं।
कितने भी गहन टॉपिक हो, कितने भी सीरियस टॉपिक हो, कितने भी सेंसिटिव टॉपिक्स हो, उन्हें वो अपने स्टूडेंट्स को आसानी से वो सिखा पाते हैं। तो ये चीज़ें आज हमने बहुत डिटेल में जानी। तो दोस्तों इस चैनल को ऐसे ही देखा करिए, बहुत सारे विविध विषयों पर हम भाष्य करते हैं, बहुत आसान तरीके से आसान भाषा में हम आपको उस विषय के बारे में बहुत डिटेल में बताते हैं। तो ऐसे सारे वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। अपने परिजनों के साथ इन वीडियोस को शेयर कीजिए। बहुत सारा ज्ञान इसमें छुपा हुआ है, बहुत सारे आसान तरीके हम बताते हैं। तो ऐसे ही हमें सहयोग देकर हमारे इस यूट्यूब चैनल को आप बढ़ावा दीजिए, हमें मोटिवेट कीजिए और ऐसे ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए। आज के दिन के लिए बस इतना ही। आपको ढेर सारा प्यार और नमस्कार और धन्यवाद।